हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बताएंगे उस खुफिया साइफर के हवाले से जिसमें बताया ये गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इमरान खान साहब की हुकूमत बरतरफ करने का कहा है। उस साइफर का अक्स आज सामने आ गया है। आपको पढ़ के सुनाएंगे कि उस साइफर में लिखा क्या था, अमेरिका को पाकिस्तान पर क्या गुस्सा था, क्यों गुस्सा था और उसका इजहार कैसे किया गया। फौज इसमें मुलव्वस थी, यानी कि पाकिस्तान की फौज इसमें मुलव्वस थी या नहीं थी, क्या कहानी थी, तफसील से आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ईरान के हवाले से, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। मोहसिन नकवी एक खुफिया मिशन पर है और ऐसा खुफिया मिशन जिसकी कुछ मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे। और फिर हम हरीपुर जाएंगे जहां पर हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी और हमारे तसद्दुक भाई उसके बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फ़खर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल तो बड़े तहलका खेज खबरें आ रही हैं। कोई शक नहीं फ़खर, एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर है उस साइफर के बारे में जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को लहराया था। इस्लामाबाद में एक जलसा हुआ था, ठीक है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मेरे हाथ में साइफर है और मुझे अमेरिका ने धमकी दी है कि वो अमेरिका मेरे मुखालिफ है, ठीक है, यानी कि मुझे निकालने की एक साजिश तैयार की जा रही है जिसके पीछे अमेरिका है। ये उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था। ये साइफर, इस साइफर के ऊपर आपको पता पूरा मुकदमा चला, सज़ा हो गई और फिर सज़ा वो मुअत्तल भी हो गई। उसकी डिटेल आपको पता है, आप वो बताइएगा। लेकिन आज वो साइफर एक नई मीडिया कंपनी बनी है अमेरिका में, ड्रॉप साइट नाम है इसका। 2024 में दो अमेरिका के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एक रियान ग्रेम और दूसरे जर्नलिस्ट का नाम है जेरमी स्काहिल। इन दो जर्नलिस्ट ने इसको, जेरमी स्काहिल भी जर्नलिस्ट है जी, जेरमी स्काहिल भी जर्नलिस्ट है और इन्होंने बड़ी मारूफ, आपको पता है, एक कंपनी थी जो कि CIA के लिए काम करती थी, किलिंग का काम करती थी, ब्लैक वाटर्स, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया था। अच्छा। और दूसरे जर्नलिस्ट को भी आप जानते हैं, रियान ग्रेम को भी आप जानते हैं। इन दोनों जर्नलिस्ट ने ये एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया, नॉन प्रॉफिट, और उसमें एक ट्वीट हुई और वो डॉक्यूमेंट ट्वीट हुआ जिसे हम साइफर के नाम से जानते हैं। अच्छा। जो खान साहब ने दावा किया था कि जी मेरे खिलाफ एक साइफर आया, ठीक है। तो वो साइफर जो है वो पाकिस्तान में दो जर्नलिस्ट ने कम से कम दावा किया था कि उनके पास है। एक हमारे नजम सेठी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक हमारे जियो से ही मुंसलिक हमारे सीनियर एंकर हामिद मीर साहब। दोनों ने कहा था जी हमारे पास है, लेकिन दिखाया नहीं था, शायद उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशंस हो। एट दैट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है, चूँकि हम इस सारे मामले को रिपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ख़त लिखा था, सदर को लिखा था ख़त, और साथ इस जो साइफर की कापी लगाई थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर थे, उनको भी ख़त लिखा था और कापी लगाई थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी थे, उनको भी ख़त लिखा था और इसी साइफर की कापी लगाई थी। और गालिबन मुझे याद पड़ता है उन्होंने चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा था और कुछ और अहम शख्सियात, अटॉर्नी जनरल वगैरह को भी ये ख़त भेजा गया। उस टाइम चीफ जस्टिस अता बंदियाल थे, उमर अता बंदियाल थे। तो ये ख़त जो है वो सामने आ गया। अच्छा, अब इस साइफर का जो कोई खुफिया कम्युनिकेशन होती है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट लिखते हैं हेडक्वार्टर्स में। मैं इस साइफर की दो चीज़ें खाली पढ़ के बताऊंगा और बात मैं अपनी ख़त्म कर दूंगा। साइफर लिखा था असद मजीद साहब ने, जो कि उस टाइम अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। और अभी असद मजीद साहब गालिबन किसी ऑर्गेनाइजेशन के, गालिबन OIC के जनरल सेक्रेटरी हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रहे। जब अमेरिका से ये वापस आए तो इनको सेक्रेटरी खारजा भी लगा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने
गवाही जाके दी थी कि ये जो साइफर है ये बिल्कुल ठीक है, और कोर्ट में जाके इन्होंने गवाही दी थी, कोर्ट ने इनको बुलाया था और बाद में इनको लगा दिया गया, एक और जॉब इनको मिल गई। इसमें कोई धमकी है इमरान खान की अच्छा, हुकूमत ये के सबसे खिलाफ? अहम बात, ये स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि ये जो साइफर है इसके जो पेजेस हैं, ये 3 पेजेस हैं जो हमारे सामने आते हैं, और इन 3 पेजेस में 10 पॉइंट्स दर्ज किए गए हैं। और इस साइफर का जो आगाज़ है वो असद मजीद साहब लिखते हैं कि उन्होंने एक ज़हराने के ऊपर मुलाकात की 7 मार्च को ही, किसके साथ? अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एशिया के डोनाल्ड लू का नाम आप सारी दुनिया जानती है कि कौन है। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि डोनाल्ड लू का जब ये साइफर आया तो उसके बाद अमेरिका ने बाकायदा एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था अपने सफारतकारों के लिए और बिलखसूस डोनाल्ड लू की प्रोटेक्शन के लिए कि इनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका में कहा था, अमेरिका में तहरीरी कोई ऑर्डर जारी किया। खैर, वो कहते हैं कि जी मेरी डोनाल्ड लू के साथ आज मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में कौन कौन था? डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, उस वक्त अमेरिका में जो पाकिस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे, डीए डिफेंस अटैची, और तीसरे उनके साथ कौन थे? उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो काउंसलर हैं कासिम, वो भी इस नोट टेकिंग के लिए वो थे साथ काउंसलर जो। जी हाँ, वो भी इस मीटिंग में खाने के ऊपर था। और जो गुफ्तगू का आगाज़ होता है पॉइंट नंबर 2 में वो बताते हैं कि जो डोनाल्ड लू हैं ये बड़े नाराज़ हैं, वो तफसील आगे बता रहे हैं। कहते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर पढ़ता हूँ। एट द आउटसेट डोनाल्ड लू referred to Pakistan's position on Ukraine crisis and said the people here in Europe are quite concerned about why Pakistan is taking such an aggressively neutral position on Ukraine. If such position is even possible, it does not seem such a neutral stand to us. वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, आपको पता उन दिनों जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त के इमरान खान, वो किधर थे? वो रशिया में थे। जिस दिन अटैक हुआ वो रशिया में थे। और वो डोनाल्ड लू इनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये जो इतनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है ये क्यों ली हुई है, हमें इस पर बड़ा एतराज़ है। वो फिर आगे यूक्रेन के बारे में वो बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी जो सफरा हैं या यूरोप है, यूरोप को भी बहुत ज़्यादा एतराज़ है। वो आगे गुफ्तगू करते हुए जा रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि जो डोनाल्ड लू जो है इस मीटिंग में वो कह रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 2 में लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? असद मजीद लिख रहे हैं। कहते हैं डोनाल्ड लू कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लू कह रहे हैं कि ये जो आप न्यूट्रल फेस दिखा रहे हैं कि हम यूक्रेन और रशिया की जंग में न्यूट्रल हैं, यूरोप के साथ नहीं खड़े, अमेरिका के साथ नहीं खड़े। हालांकि अमेरिका और यूरोप ज़ाहिर है आपको पैसे देते हैं, बैकग्राउंडर बता रहा हूँ। डोनाल्ड लू कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये टाइड है जो इस्लामाबाद में पॉलिटिकल ड्रामा लगा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक पब्लिक फेस दिखाना चाहते हैं, हम तो बड़े न्यूट्रल हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे है, और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर। ये कहते हैं पॉइंट नंबर 3 में, मैं अल्फाज पढ़ के बताता हूँ और फिर मैं बैकग्राउंडर बताता हूँ। ये कहते हैं, असद मजीद लिख रहे हैं कि आई आस्क्ड ऑन if the reason for a strong US reaction was Pakistan's abstention in voting in the UNGA, he categorically replied in the negative and said that it was due to the Prime Minister's visit to Moscow. He said, I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister. अब ये वो बात उन्होंने कह दी। क्या पहले बात की असद मजीद ने कहा कि मैंने डोनाल्ड लू से पूछा कि आप इतना जो नाराज़ हो रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पे, इस वजह से नाराज़ हो रहे हैं कि हमने UNGA में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक वोटिंग हुई थी जिसका तफसील नहीं यहाँ पर लिखी हुई। वो वोटिंग हुई थी 2 मार्च को, और वोटिंग क्या हुई थी? रशिया के खिलाफ हुई थी
कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, और वोटिंग में पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल स्टैंस लेते हुए उससे एब्सटेन कर दिया था। तो असद मजीद पूछ रहे हैं डोनाल्ड लू से कि देखें आप इस वजह से नाराज़ हैं कि हमने वो जो एब्सटेन कर दिया। तो डोनाल्ड लू कहते हैं नहीं, हम इस वजह से नहीं नाराज़, हम इस वजह से नाराज़ हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मॉस्को में था, ही वॉज इन मॉस्को। तो ये मैसेज यानी कि ये गया कि आप मॉस्को के साथ थे, आप यूरोप के ऊपर यानी कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने के साथ थे। अच्छा, अब एब्सटेन के हवाले से बात क्या है कि खाली पाकिस्तान ने वहाँ पर एब्सटेन नहीं किया था, यानी कि वोट नहीं दिया था, ना इस तरफ ना उस तरफ, उसमें चीन ने भी दिया था, उसमें इंडिया ने भी दिया था। और मज़े की बात है, रिकॉर्ड देख लें, उस वक्त का रिकॉर्ड बताता है कि ईरान ने भी एब्सटेन किया था, यानी कि वोट नहीं दिया था। अब अगला जो सेंटेंस है वो बताता है कि डोनाल्ड लू आगे क्या कहते हैं, जो मैंने पढ़ा भी है, मैं दोबारा ऐसे पढ़ता हूँ। और इसी एक जुमले ने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो पूरा चेंज कर दिया। आज भी वो नैरेटिव लोगों को यकीन है, और वो क्या है कि डोनाल्ड लू क्या कहते हैं, I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister. वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपसे जितने भी नाराज़ हैं ना सब माफ़ कर देंगे अगर आपके मुल्क के अंदर जो डिसीजन हो रहा है ना नो कॉन्फिडेंस का। आपको याद हो कि फरवरी के महीने में नो कॉन्फिडेंस फाइल कर दी हुई थी, याद है ना आपको, फरवरी 2022 में। वो कहता है कि अगर आपके इधर ये नो कॉन्फिडेंस हो गई ना तो हम आपको नाराज़ नहीं होंगे पाकिस्तान से, आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो डिसीजन है ये प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। अब दो बातें इसमें आ गई। अच्छा, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। आगे वो बता रहे हैं कि वो क्यों नाराज़ हैं, यूएन का चार्टर क्या कहता है यूक्रेन के वाले से, आगे यही बातें। लेकिन असल बात यही है जो पॉइंट नंबर 3 में लिख दी। और फिर उन्होंने असद मजीद ने ये जो सारा साइफर है वो लिख के भेजा किसको, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को। और उस वक्त सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कौन थे, याद है ना आपको, आजम खान थे। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा गया, फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा गया, फिर डीजी डीएसडी हैं और मुतलका जो सेक्शंस हैं उनको ये भेज दिया गया। अब इसमें पकड़ने की बात क्या है, पकड़ने की बात ये है कि अमेरिका कह रहा है कि हमारे मुताबिक ये फैसला इमरान खान का था, प्राइम मिनिस्टर का था, फौज का एस्टेब्लिशमेंट का नहीं था, प्राइम मिनिस्टर का था। इसलिए अगर आपके उधर कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई हम आपको माफ कर देंगे। वहां पर हुकूमत किसकी थी, जो बाइडन की, जो बाइडन की हुकूमत थी ना, ट्रंप की हुकूमत तो नहीं थी। और जो बाइडन किस जमात का है, डेमोक्रेट्स का। अब वो ये कह रहे हैं कि आपके इधर वो जो ड्रामा चल रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने आप को बता रहा है कि हम बड़े न्यूट्रल हैं और हमारी बड़ी स्ट्रांग पॉलिसी है, यही कहा है ना, और फिर अगर आपने कर दिया तो हम आपको माफ कर देंगे। क्या इसमें वो ये कह रहा है कि कर दें, नहीं। क्या इससे ये साबित हो गया है कि अमेरिका ने कहा ये करें, आंसर इज नो। अच्छा, क्या इसमें एक लकूना है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं फौज से पूछ कर गया था, और आपको भी याद होगा कि फौज ने भी एट दैट टाइम कहा था कि जी हमसे पूछ के गया था, वो प्राइम मिनिस्टर हमसे मुशावरत करके गए थे, फैसला प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, वो हम मुशावरत करके गए थे और इसमें हम सारे एक थे। ये फौज भी इसके ऊपर बयान दे चुकी हुई है, यानी कि फौज और प्राइम मिनिस्टर एक थे, लेकिन अमेरिका को ये पता था कि फैसला प्राइम मिनिस्टर का है। अब तहरीक कब तहरीक अदम एतमाद हुई है, फरवरी के महीने में, और आपको पता है कि अप्रैल के महीने में उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला क्योंकि रूलिंग दे दी थी जो डिप्टी स्पीकर है कासिम सूरी साहब ने, और वो रूलिंग गैर आइनी करार दी। किसने, उमर अता बंदयाल ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके अपने चीफ जस्टिस, यही कहा जाता है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस साइफर के सामने से, एक तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा किया इन्होंने, साइफर कर दिया है पब्लिक, पाकिस्तान में तो ये नहीं होता, ठीक है। और अगर ये साइफर पब्लिक हो गया है जिसकी वजारत खारजा कोई तरदीद नहीं कर रही, कोई तस्दीक नहीं कर रही, मैंने ताहिर इंदराबी साहब जो तर्जमान है वजारत खारजा, उनको ये साइफर भेजा था ज़ाहिर ट्विटर से लेके, और मैंने उनसे पूछा था आप इसके ऊपर कोई तबसरा फरमाएंगे, करेंगे, जवाब नहीं आया। मैंने जनाब से पूछा
कि क्या ये वेरीफाइड है या फेक है। जवाब उनका नहीं आया फॉर अंडरस्टैंडेबल रीज़न। ज़ाहिर है वजारत ख़ारजा के वो तर्जमान है, वो क्या कहें, आल्दो कि ये वजारत ख़ारजा से मुतल्लिक़ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें एक बात तो साबित हो गई कि इमरान खान साहब की जो फरागत है वो अमेरिका ने नहीं की या अमेरिका ने नहीं कहा। अमेरिका को गुस्सा था, किस बात का गुस्सा था कि आप रशिया का साथ दे रहे हैं। ये अमेरिका ने अपना गुस्सा जाहिर किया। क्या इमरान खान ने न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार करके ठीक काम किया? तो बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा काम किया खान साहब ने कि वो न्यूट्रल ले, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि जी अमेरिका था, फिर अमेरिका से फ़ौज के ऊपर बात आ गई। फ़ौज का जो मामला है ना कि फ़ौज इस नो कॉन्फिडेंस के पीछे थी। मेरा ये ख्याल है कि फ़ौज उस तरह से पीछे नहीं थी। फ़ौज ने कहा, फ़ौज से लड़ाई हो चुकी हुई थी फैज़ वाले मामले पर अक्टूबर में, आपको याद है। तो फ़ौज जो आके इनको हेल्प करती थी ना, फ़ौज ने कहा कि जी ठीक है कर रहे हैं तो बस कर दें। जरदारी साहब ने, आपको पता है, फ़ाइल किया और जरदारी साहब ने DGISI उस वक्त के थे नदीम अंजुम साहब, उनसे मुलाकात की थी। DGISI आए थे 20 सितंबर को, उन्होंने 20 सितंबर 2021 को आए थे। आना इन्होंने अक्टूबर में था, अक्टूबर में पोस्टिंग हुई थी, तो आए थे वो 20 सितंबर को। तो जो पहले लोग नदीम अंजुम साहब से मिले वो पीपल्स पार्टी के लोग मिले थे, और जहाँ तक मुझे पता है वो जरदारी साहब भी मिले थे नदीम अंजुम साहब से। तो नदीम अंजुम साहब ने इस मुलाकात में कह दिया था कि जी हम सियासत से अलग हैं जी। तो जरदारी साहब को पता लगा जी हम तो वोट भी आप दिलवाते हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं, हम अलग हो चुके हैं। तो ये सिग्नलिंग किसने की थी वोट की कि हम अलग हैं? नदीम DGISI उस वक्त के नदीम अंजुम साहब ने। अच्छा, अब बहुत सारी बात होती है कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, जो कि इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट थे और जिनसे लड़ाई हो गई थी, वो एक्सटेंशन चाहते थे और इमरान खान चाहते थे फैज़ साहब को। अब इसमें एक बात बड़ी पते की है कि जो जब बाजवा की एक्सटेंशन की बात हुई थी, इवन एट दैट टाइम भी, और बाद में भी बात हुई जब ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आ गई, वो 1 से 1.5 साल की बात हो रही थी, 1 से 1.25 साल की बात हो रही थी। और वो बात कर कौन रहा था? उस वक्त का ISI चीफ नदीम अंजुम साहब। अब वो आए, हो सकता है उनकी अपनी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, मैं तो कहूँगा कि वो रिटायर हो गए हैं, वो आएँ और ज़रूर ये बात करें। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू एवरीवन, अगर कोई उनका मौका फिर ज़रूर दें कि 1 साल का मतलब या 1 साल का मतलब क्या था एक्सटेंशन का? वो नदीम अंजुम साहब खुद उसमें सीनियर बनते थे और फैसला अगर 1 साल बाद होता तो नदीम अंजुम साहब उसमें होते। अब मुझे नहीं पता कि इसकी कोई और भी अगर कोई है, ये या बाजवा साहब जानते हैं या नदीम अंजुम साहब जानते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि ये दोनों सामने आ जाएं। चले सामने नहीं आ रहे, कोई किताब ही लिख दे, स्टेट कर दे। तो लेकिन इस साइफर से एक बात मुझे जो क्लियर हुई है, और वो ये है कि एक तो साइफर बिल्कुल हकीकत है, कोई शक ही नहीं, बिल्कुल है। और साइफर में इस बात का सबूत है कि अमेरिका नाराज़ है इमरान खान साहब से। किस वजह से नाराज़ है? कि आपने यूरोप का और अमेरिका का साथ नहीं दिया यूक्रेन जंग के ऊपर। लेकिन ये साबित नहीं होता कि साइफर में कि अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को, जरदारी साहब को या इवन फौज को, अगर कहा भी है तो इस तरह तो साबित नहीं होता ना, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे साबित कम अज़ कम नहीं होता। अच्छा शाह जी, इसमें ना 3-4 पॉइंट्स हैं। पहली बात, जो सहाफ़ियों के हवाले से आपने बात की, रियान ग्रिम और वो जो दूसरे हैं, वो जो स्काहिल हैं, रियान ग्रिम जो है ना वो एक्टिवली PTI का, जैसे एक वो होता है ना स्पोक्स पर्सन के तौर के ऊपर, उसने पिछले 2 साल की आप उनकी ट्वीट्स देख लें, उनके जितने इंटरव्यूज़ हैं PTI के मुख्तलिफ लोगों के, उनके रहनुमाओं के, इमरान खान की बहनों के, वो मुख्तलिफ ट्वीट्स करते रहे। वो इमरान खान का भी यहाँ पे आके इंटरव्यू वगैरह कोई इस तरह का। तो पहली बात ये कि ये जो साइफ़र है, इमरान खान के ऊपर जो केस किया गया था ना, वो सिर्फ़ ये नहीं था कि इमरान खान के ये जो साइफ़र की बात क्यों किया, वो ये था कि ये जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। वो जब आपके पास ओहदा है, ओहदा ख़त्म होता है, उससे पहले ये जितने भी ऑफिशियल जो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने स्टेट की वो पोजीशन में वापस करने होते हैं। इमरान खान ने वो जो है वो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट था
वो इन्होंने वापस नहीं किया, तो वो इनके ऊपर जो पोजेशन ऑफ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो उसके तहत इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला वो इसके ऊपर जो है वो एक जो पॉइंट इनके ऊपर ये भी था। इन्होंने जो साइफ़र के ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, जो मुख्तलिफ सीसी किए गए हैं, उसके अलावा जो इमरान खान था उन्होंने इसकी जो कॉपी थी वो इन्होंने ये इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया ये रियान ग्रिम या उनको दिया था। ये अब इन्होंने कॉपी की है, उससे पहले रियान ग्रिम ने इसका पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट था ना वो सारा वो इन्होंने वो किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है। तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक जो साइफ़र केस में जो चार्ज था या जो इल्ज़ाम था वो ये भी था कि वो जो साइफ़र की कॉपी मिसिंग है वो इनकी जो पोजेशन में इनको वापस करनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं की। वो कहाँ की है? इमरान खान ने कहा था कि वो गुम हो गई है मुझसे, जो इन्होंने अपना जवाब दिया था। अब ये गुम नहीं हुई थी, ये इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दी और ये एक बहुत बड़ी जो है ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो सज़ा है। तो एक चीज़ ये इनके पास आना और साबित होना, ये मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा था ये बिल्कुल दुरुस्त था। गो कि इसकी सज़ा सस्पेंड हो गई, उसमें प्रोसिक्यूशन की काफ़ी सारी जो है वो खामियां और वो हो सकती हैं, लेकिन ये जेन्युइनली इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इस कॉपी का आना और पब्लिक होना मैं समझता हूँ अब दोबारा से भी प्रोसिक्यूशन को चाहिए ये इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये इनके ख़िलाफ़ वो दोबारा से रिव्यू करें या दोबारा से एक इसी के तहत वो करें, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए पहली बात। क्योंकि ये नॉन सहाफ़ी है जो कि PTI के स्पोक्स पर्सन के तौर के ऊपर भी काम करता है। ये उससे पहले यही जो साइफ़र है उसका कंटेंट छाप चुका है, अब उसका डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक करना ये चीज़ वाज़े कर रहा है कि इमरान खान जो है वो उसने ये ऑफिशियल जो सीक्रेट, क्योंकि इसमें जो साइफ़र होता है वो आपके इस वजह से भी वो एक सीक्रेट होता है कि इसमें जो कोड्स होते हैं जो इसके तहत जिस पे वो किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इमरान खान के ख़िलाफ़ ये एक वाज़ेह सबूत है कि इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दोबारा से होना चाहिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये साइफ़र वाले पे। एक चीज़ तो ये होगी, जहाँ इस पे बात कर लूँ अगर आप कहें। मैं ज़रा बात इस पे सारी वो कर लूँ। फिर दूसरी जो इसमें आपने कंटेंट की बात कर रहे हैं ना, इस पे ये जो दो नुकात हैं, जो थर्ड पॉइंट इसमें आपने बताया है कि डोनाल्ड लू जो है वो इससे बात कर रहा होता है और रशिया के हवाले से अमेरिका जो है वो नाराज़ है। अब उसमें जो वो बात कर रहा है, ये मीटिंग होती है 7 को कोई तकरीब होती है वो पाकिस्तान डे के हवाले से या इस हवाले से, तो ये वहाँ पे जाते हैं। एक जो ये जिस तरह होती हैं एक सोशल मीटिंग गैदरिंग होती है, उसमें डोनाल्ड लू और ये जो असद मजीद साहब और वो जो इनके साथ जो वो हैं, तो ये कोई सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी नहीं थी कि वो अमेरिका इनके ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और पाकिस्तान का सफ़ीर जो है वो एक रिपोर्ट कर रहा है, जो एक नॉर्मल डिस्कशन होती है जो एक आपकी सोशल गैदरिंग के ऊपर कि अमेरिका को जो है वो रिजर्वेशंस किस वजह से हैं कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो रशिया गया है और ऐसे मौके पे गया है जब वो रशिया जो है वो अटैक कर रहा है। यूरोप भी इसको जो है वो उस कंसर्न्स हैं, उसके अमेरिका के भी कंसर्न्स हैं। अब जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, डोनाल्ड लू इसमें बात कर रहा है कि नो कॉन्फिडेंस अगर हो जाता है तो हमारा कोई इस पर वो नहीं होगा। देखें सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखें, जो उस टाइम की PDM थी उन्होंने मुख्तलिफ जलसे जलूस किए और ये इस फ़ैसले तक पहुँचे कि हम जो है वो इस मौजूदा हुकूमत के साथ मज़ीद नहीं चल सकते, इसलिए जो है हम इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। अब उस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फ़ाइनल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और अनाउंस किया जाता है, मौलाना फजलुर रहमान बतौर सरबराह PDM के, बाकी जो उनके जो रहनुमा थे वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फरवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें ये अनाउंस करते हैं कि हम अगले हफ्ते तक जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। फिर उसके बाद 8 मार्च को वो एक फॉर्मली जो है वो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ लाई जाती है। अब 7 मार्च को जो है ये अमेरिका में मुलाकात हो रही है, 8 मार्च को, तो टाइम डिफरेंस अगर आप देखें उस टाइम जो है ये पाकिस्तान में और अमेरिका के दरमियान 12 घंटे का डिफरेंस है, यानी पाकिस्तान 12 घंटे आगे है, अमेरिका 12 घंटे पीछे है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उनके सफारत खाने सब कुछ रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि इनके प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जारी है, जो अपोजिशन जो है वो पार्टीज़ जो हैं वो उन्होंने वो कर दिया है। इमरान खान क्या इसको प्ले कैसे करता था कि
अमेरिका के कहने पे मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, और अमेरिका के कहने पे इन्होंने जो बंदे थे वो सिंध हाउस में रखे हुए थे, वो भी सारा कुछ अमेरिका ने ख़रीद कर दिए थे। एक्चुअल जो सूरत हाल है ये मतलब फरवरी के आखिरी हफ्ते में अनाउंस हो गया था कि हम अगले हफ्ते ला रहे हैं, और 8 फरवरी को बाकायदा फ़ाइल हो गया था। यानी जिस दिन ये तकरीब हुई थी वहाँ पे अगर वो शाम है तो ये पाकिस्तान में ऑलरेडी ये फ़ाइल हो चुका था, या टाइम डिफरेंस की वजह से, एक चीज़। और दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इमरान खान इस हवाले से बात करते हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक पहले उन्होंने कहा अमेरिका है, फिर उसके बाद कहा फ़ौज। मार्च के मिड में कोई 17 या 18 मार्च थी, इमरान खान उस टाइम के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उसको बुलाते हैं, और उस टाइम तक जो है इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो चुकी है, फ़ाइल हो चुकी है। अब उस पर वो बुलाते हैं, उसके साथ जनरल बाजवा के साथ उस टाइम के जो DGISI थे नदीम अंजुम, वो भी जाते हैं, और उनको इमरान खान बुला के उनसे कहते हैं कि आप अपोजिशन के पास जाएँ, आप उनसे बात करें, मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ। आप उनसे जो है वो ये तहरीक अदम एतमाद की जो ये वो है करारदाद है वो वापस ले लें। उसकी ऑप्शन ये है कि एक तो मैं अर्ली इलेक्शंस के लिए जो है वो कोई तारीख अनाउंस कर देता हूँ, और दूसरा 2-3 इन्होंने 2 ऑप्शंस और भी दिए। ये जो इमरान खान ने ये इनको ऑप्शन दे के भेजा DGISI, और जो उस टाइम के जो आर्मी चीफ़ थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में मरगला मेस पे जो है वो मुलाकात की, और उनको इमरान खान की दी हुई तजावीज़ वो सुना दी। उस पे जो है ना वो इन्होंने जो है वो जनरल बाजवा की जो तजावीज़ थी वो सब ने मुस्तरद कर दी, और ये कहा कि नहीं, हम तो तहरीक अदम एतमाद, बिलावल ने तो धमकी दी कि मैं पब्लिक चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो है उस पे ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट में देखें, इमरान खान जो है उसने पूरी कोशिश की, और उसको तब तक ये पता था ना, तो अमेरिका के हवाले से ये साइफ़र भी आ चुका था। 18 को इन्होंने आर्मी चीफ़ को भेजा अपोजिशन के पास कि जाओ उनसे ये जो 3 ऑप्शंस हैं वो उनको कोई भी ऑफ़र करो। ये जब सारी नाकाम होगी तो फिर उसने कहा कि ये हम इसके ऊपर प्ले करते हैं, और वो ऑडियो आपने वो सुनी होगी, वो जिसमें ये कहते हैं साइफ़र पे प्ले कर लें, वो जो शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ। तो ये इस साइफ़र से भी जो है वो वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि ये जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई जेनुइनली जो अपोजिशन की पार्टीज़। आपने कहा जी कि खान साहब के ऊपर दोबारा मुकदमा दायर किया। मेरे जहन में एक सवाल है कि कोई भी जो खुफिया डॉक्यूमेंट है ये रियासत की प्रॉपर्टी है, तो रियासत को चलाता कौन है? एग्जेक्टिव चलाती है, एग्जेक्टिव का सरबराह चलाता है वो है प्राइम मिनिस्टर, जिसे पार्लियामेंट मुंतखब करती है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर के पास इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो किसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट कर दे? उसने किया नहीं, उसने किया नहीं। मैं आपको, तो आपने कहा ना कि जी ये अब साबित हो गया कि ये खान साहब का है, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो प्राइम मिनिस्टर की सुप्रीमेसी भी हमें माननी पड़ेगी, मेरा ये ख्याल है। और प्राइम मिनिस्टर के पास इस बात का, यानी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस बात का इख्तियार है कि वो कोई भी डीक्लासिफाई कर दे, डीक्लासिफाई कर सकता है, तो वो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना जी, तो कर सकता है, तो फिर मुकदमा नहीं बनता। लेकिन हमारे यहाँ एक और मसला भी है। देखिए शाह जी, जब तक वो डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई नहीं हुआ उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए क्लासिफाइड सजा हो गई फखर, तो वही ना, तो डीक्लासिफाई इसका मतलब है नहीं हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो सजा हो गई, सजा के बाद में अदालत ने मुअत्तल कर दिया ना। वो मुअत्तल किसी और वजह से किया, इस वजह से नहीं किया कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है उसके दीगर जो हैं वो उसके ऊपर अगर वो बहस करें तो एक लंबी हो जाएगी। असल चीज़ ये है कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, एक प्राइम मिनिस्टर के पास आया, प्राइम मिनिस्टर ने है किसी फ़ॉरेन जो है वो जर्नलिस्ट के साथ ये शेयर कर दिया, और वो चीज़ें पहले पब्लिकली उन्होंने कंटेंट छापते रहे। अब जाके ये चीज़ एक वाज़े तौर के ऊपर साबित हो गई है कि इसने, इमरान खान ने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी किया। उसने जो ऑफिशियल जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे वो किसी फ़ॉरेन जो है वो उसके साथ ये इशू किए। ये किसी भी मुल्क का होता, मतलब ये बात नहीं है कि पाकिस्तान की ये बात है। आप अमेरिका वो देख लें या जिसमें देखें, वो कौन सा है जो विकी लीक्स वाला हो या जो दीगर इस तरह के होते हैं, हमेशा सज़ा भी होती है, और इस तरह की जो है जो चीज़ जुर्म है वो जुर्म है। तो चले, खैर इसके ऊपर बात होती रहेगी। मैं तो इत्तेफाक नहीं करता हूँ, आल दो कि मैं ये समझता हूँ कि इससे डॉक्यूमेंट से ये साबित नहीं होता कि अमेरिका इन्वॉल्व है। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। ये डॉक्यूमेंट वो तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट से पहले ही जो है चीज़ साबित हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ अगर ये भी हकीकत है ना कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड पे हो जाए, मुकदमात आपके ऊपर बन जाते हैं, ये भी एक हकीकत है कि ये हो जाता है।
लेकिन आप मिस यूज़ करें, मिस गाइड करें, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आप लोगों को मिस गाइड करें, ये भी तो जुर्म है। खैर ये तो एक अलग है। फ़खर, मैं क्विकली एक बात बता दूं, वो मोहसिन नकवी आपको पता है अभी भी तेहरान में मौजूद है। अच्छा, अभी भी उधर ही हैं? जी जी, अभी भी उधर ही हैं। मोहसिन नकवी साहब किस मिशन पे गए हुए वो? मोहसिन नकवी साहब का जो मिशन है ना, वो ये है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के वाले से हमारी इतलात के मुताबिक, जो कि तेहरान से मुझे मिली है, यहाँ से नहीं मिली, वो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक पैगाम लेकर गए हैं। मुझे तो मिशन इम्पॉसिबल ही लग रहा है ये सारे। नहीं, मुझे लगता है कि शायद कुछ हो ही ना जाए और इस्लामाबाद में ही ना हो। अच्छा। और खबर भी आपको देते हैं। तो ये पैगाम क्या था लचक का, कि आप लचक दिखाएं ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ। और आपको इतला आ गई है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो तेल की पाबंदियां थी वो ख़त्म कर दी हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की जो ब्लॉकेट के जरिए ये नहीं ईरान जो तेल फरोख्त करता था उस पर पाबंदियां थी ना, वो अमेरिका ने ख़त्म कर दी। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, ये अहम बात, कि एक तो ये है कि वो आसिम मुनीर साहब का पैगाम लेकर गए हैं, और आपको पता है आसिम मुनीर साहब के जो सबसे बाएतमाद वज़ीर हैं वो यही हैं, इसहाक डार साहब नहीं है नायब वज़ीर आज़म। ये काम वैसे इसहाक डार साहब का है। और मैं वो देख रहा था कि जब तेहरान में वो मीटिंग कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, उस वक्त इसहाक डार साहब दाता बंग जो हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी हैं उनकी जो चादर वो चढ़ा रहे थे, और वो उस वक्त वो उधर थे। तो वज़ीर ख़ारजा को अगर आप इज़्ज़त दें तो अच्छी बात है, उनको भी एतमाद में लें तो अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खैर वो नहीं, वो मेरा ख्याल है वो एक प्रोसेस है। वो पिछले दौरे पे गए, वो मोहसिन नकवी साथ थे, तो वो साथ एक ही चीज़ें थे कॉन्टेक्स्ट होता है। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जो दौरा था वो जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ थे मोहसिन नकवी साहब। अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वज़ीर ख़ारजा को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, काम तो उनको, वो इस टीम का सबसे अहम तरीन, दिन रात काम करते हैं, उनका हिस्सा है, और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल लीड करते हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि मेरी इतलात ये हैं कि मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं, और या तो इस्लामाबाद में हो जाएगी, ये अगले शायद 48-72 घंटों में पता लग जाएगा। और अगर इस्लामाबाद में ना हुई, जेनेवा में हुई, दोनों मुल्कों की मुलाकात कभी भी हुई, या कतर में हुई, तो तब भी पाकिस्तान में होगी। पूछे कैसे? खबर दे रहा हूँ मैं आपको, एम्बेसी पाकिस्तान का सफारतखाने में होगी वो सब कुछ। ठीक है, तो ये ईरान ने ये कन्वे कर दिया। तो ये है मेरे पास खबर। वो लचक वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, इस्माइल बकाई की आज जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने कहा हम यूरेनियम और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। आप तो मुज़ाकरात के उन्होंने एक और ड्राफ्ट दे दिया। ईरान जो है राजी है अपनी यूरेनियम चाइना को देने के लिए। रशिया पे अमेरिका का एतराज़ है। खैर क्विकली एक मैं लेके जाना चाहता हूँ। आपको पता है हतार के इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर जो है क्या पोल्यूशन है, जो भी है। हमारे तसद्दक भाई वहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो दिखाएं जी तसद्दक भाई क्या बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ और वज़ारत सेहत की जानिब से एक हैरान कुन और परेशान कुन रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर के इस हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में खून के नमूने हासिल किए गए हैं 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के, और 88% 88% इन खून के नमूनों में लेड सीसे की मिकदार पाई गई है, जो कि बहुत ही परेशान कुन अमर है। इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और आगाही के हवाले से बात की गई है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। और बिलाखिर अब ये इंतहाई परेशान कुन रिपोर्ट सामने आई है यूनिसेफ की, जिसमें यह बताया गया है कि हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के इस इलाके में 1 से 3 साल के जिन बच्चों के खून के नमूने लिए गए हैं उनमें 88% बच्चों के खून के नमूनों में लेड सीसे की बड़ी मिकदार पाई गई है। इस हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखानों के हवाले से और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कारखानों से अनट्रीटेड पानी, तेज़ाबी पानी, जहरीला पानी नदी नालों में बहा दिया जाता है, जो कि ज़राअत के भी काम आता है और उसको मवेशी भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसी पानी को ज़ेर ज़मीन बोरिंग के निज़ाम के ज़रिए निकाल कर पिया जाता है।
हतार और इसके गिरदोनवा के तमाम ही इलाकों में, तमाम ही देहात में गुर्दों की, आँख की, जल्द की, उसके अलावा मैदे की और खून की बहुत सी बीमारियां सामने आई हैं। साथ ही साथ जिन डॉक्टर से बात करें वो ये बताते हैं कि इस इलाके से बड़ी तादाद में मरीज़ रोज़ाना अस्पतालों का रुख करते हैं, जिनमें बोन डिस्फॉर्मिटी यानी हड्डियों के भुर जाने की बीमारी भी सामने आई है। इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट ये सामने आई है, लेकिन इस हवाले से नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट आने के बावजूद ना ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत, ना ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ना ही ज़िला हरीपुर की ज़िली इंतज़ामिया और ना ही फैक्ट्री मालकान की जानिब से कोई एक्शन लिया गया है कि इस इलाके में फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और उससे पैदा होने वाले मसाइल और मुश्किलात, और अब जो मसाइल और मुश्किलात शदीद तरीन बीमारियों का रूप धार चुके हैं, उनकी रोकथाम के लिए कुछ कोशिशें की जाएं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, शोर मचा रहा है कि हतार के इस इलाके में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे का शिकार हैं, ख़तरे से दो चार हैं, और अगर फौरी तौर पर इक़दामात ना किए गए तो इस इलाके में मज़ीद बीमारियाँ फैल सकती हैं, अमवात हो सकती हैं। लेकिन अभी तक ताहाल किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। वेलकम बैक। सदक भाई की आपने गुफ्तगू सुन ली। जी बिल्कुल, प्रोग्राम आज का यही है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।